वाह भाई वाह, आवाज ही नहीं आ रही थी। सर जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अब तो आ गई होगी आवाज। गुरुजी पलट के देखो, पलट के देखो। वाह भाई वाह, आवाज ही नहीं आ रही। अब आ गई क्या आवाज, एक बार बताइएगा। मेरे दोस्त, मैं पानीपत जिले में इतना खो गया कि मेरे को पता ही नहीं चला कि पलट के देख लूं एक बार। अब आ गई है आवाज। वाह भाई वाह। अभी भी नहीं आ रही। अब आ गई है आवाज। अभी आई है सर। चलेगा भाई, अब आ गई है तो अब दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं। बच्चों, हम पानीपत जिला पढ़ रहे हैं और कल हमने रेवाड़ी जिले को कंप्लीट किया था। सबसे पहले जिले की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। जब चार दिशाएं पूछी जाएंगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनमें से पानीपत हरियाणा के पूर्व में होगा। जब चार दिशाओं के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम ऐसे ऑप्शन मिले तो पानीपत हरियाणा के उत्तर पूर्व में हो जाएगा। ठीक है। अस्तित्व मेरे बच्चों, 1 नवंबर 1989 को सबसे पहले इसे जिला बनाया गया था। इसको करनाल से अलग किया गया था। उस समय मुख्यमंत्री जो थे वो चौधरी देवीलाल सियाग थे। बच्चों, 24 जुलाई 1991 को जब हरियाणा के मुख्यमंत्री भजनलाल हुआ करते थे तो पानीपत का जिले का दर्जा समाप्त कर दिया जाता है और इसको वापस करनाल में मिला दिया जाता है। बच्चों, दोबारा से फिर इस पानीपत का जिले के रूप में गठन किया जाता है चौधरी भजनलाल के समय ही, 1 जनवरी 1992 को। और पानीपत को दोबारा जिला बना दिया जाता है करनाल से अलग करके। तो हरियाणा का जो पानीपत है वो 23 में से एकमात्र ऐसा जिला है जिसका गठन हरियाणा में कितनी बार हुआ है बच्चों, 2 बार हुआ है। पहली बार ये गठित हुआ था 1 नवंबर 1989 को। दोबारा इसका गठन हुआ है 1 जनवरी 1992 को। बच्चों, इसका जिले का दर्जा समाप्त कर दिया गया था 24 जुलाई 1991 को। इसको अलग किससे किया गया है, करनाल से अलग किया गया है। पानीपत के राइट हैंड साइड में एक नदी बहती है, नाम है यमुना। पानीपत के सिर पे बैठा करनाल है। पानीपत के दक्षिण में सोनीपत है। पानीपत के पश्चिम में बच्चों जींद है। यहीं तक हमने बातें क्या है, क्लियर की थी। ठीक है ना। कब बना, बेटा बता तो दिया, 1 जनवरी 1992। अच्छा, आप ये पूछ रहे हो कि गुरुजी पेपर में यदि पूछ ले पानीपत जिला कब बना, तो बेटा पानीपत जिला पहली बार कब बना है, 1 नवंबर 1989। तो आंसर क्या होगा, 1 नवंबर 1989। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि पानीपत का दोबारा जिले के रूप में गठन कब हुआ, उत्तर क्या होगा, 1 जनवरी 1992। 1 जनवरी 1992। ठीक है ना भाई। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, पानीपत जब दोबारा जिला बना है, जब पहली बार जिला बना था तो एक साथ 4 जिले बने थे, उन चारों में पानीपत का भी नाम था। लेकिन जब दोबारा जिला बना है ना बच्चों, उस समय तो ये अकेला जिला बना है। और दोबारा जब जिला बना तो ये हरियाणा में कौन से नंबर का जिला बना था, 16वां जिला बना था बच्चों। कौन सा जिला बना था ये, 16वां जिला हरियाणा के अंदर बना था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। कि सर इसका क्षेत्रफल कितना है, तो छोटा सा है पानीपत, 1268 वर्ग किलोमीटर। सर जी जनसंख्या कितनी है। भाई जनसंख्या का आधार है 2011 की जनगणना। और 2011 की जनगणना के आधार पर याद रखिएगा, जनसंख्या है 10 लाख से अधिक। आपसे पूछा जाएगा कि पानीपत का पुराना नाम क्या है। पानीपत का पुराना नाम है पांडुप्रस्थ।
पानीपत का पुराना नाम क्या है? पांडुप्रस्थ है। बच्चों हम बात करेंगे पानीपत का जो नामकरण हुआ है, पानीपत का नाम पानीपत जो पड़ा है वो किस कारण पड़ा है? तो कुछ लोगों का तो मानना है कि मेरे बच्चों एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है पाणिनि। एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है पाणिनि, और इसी पाणिनि ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? पानीपत पड़ा है। और कुछ का मानना है कि यहां पर एक जनजाति बच्चों निवास किया करती थी, उसका नाम था पणी। तो याद रखिएगा, पणी नामक जनजाति, पणी नामक जनजाति के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है बेटा? पानीपत पड़ा है। तो पानीपत का नाम पानीपत क्यों पड़ा है, इसके पीछे ये दो कहानियां बताई जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भाई उपनाम की। कि पानीपत को पानीपत के अलावा अन्य किन नामों से बच्चों जाना जाता है? तो एक तो पानीपत को हम बोलते हैं हरियाणा की वीवर सिटी। वीवर, वीवर का मतलब क्या होता है? वीवर का मतलब होता है जो बुनने का काम करता हो, बुनकर। वीवर का मतलब होता है बुनकर, वीव का मतलब बुनना होता है। तो वीवर सिटी है तो इसको हिंदी में बोल देंगे बुनकरों का शहर। ठीक है। एक बच्चों इसे बोला जाता है हैंडलूम सिटी। हैंडलूम सिटी इसे बोलते हैं। एक मेरे बच्चों इसे क्या बोला जाता है? पेट्रोकेमिकल हब। पेट्रोकेमिकल्स हब। ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स हब इसे बोलते हैं। एक मेरे दोस्त इसे बोलते हैं नकली सूत का केंद्र। नकली सूत का केंद्र भी इसे कहा जाता है। नकली सूत का केंद्र इसे बोलते हैं। एक मेरे दोस्त इसे बोलते हैं कास्ट ऑफ कैपिटल। कास्ट ऑफ कैपिटल, या हम बोल सकते हैं रिसाइकलिंग का केंद्र। रिसाइकलिंग को ही कास्ट ऑफ कहा जाता है, जहां पर पुराने वस्त्रों को नए के रूप में बच्चों तैयार करके वापस हाथों में थमा दिया जाए, तो इसको रिसाइकलिंग का केंद्र भी हम बोल देते हैं। याद रखोगे? बिल्कुल। हैंडलूम सिटी, वीवर सिटी इसे कहा जाता है, बुनकरों का शहर बोलते हैं, जुलाहों का शहर बोलते हैं। युद्धों की भूमि बोलते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक युद्धों की भूमि, तीन ऐतिहासिक लड़ाइयां यहां पर लड़ी गई पानीपत के अंदर। ऐतिहासिक लड़ाइयों की भूमि। तो बच्चों पानीपत के इतने उपनाम हैं, ये आपको याद रखना है। यहां पर हम बात कर लेते हैं फिर तहसील और उप तहसील कौन कौन सी हैं। तीन तहसील हैं बेटा और दो उप तहसील है, तो इकट्ठे लिखवा देता हूं। अब तहसील और उप तहसील से क्वेश्चन पता है कैसे पूछा जाएगा? नाम दे देगा कि भाई बताओ इसराना कौन से जिले की तहसील है, बस नाम नाम याद रखने हैं, बाकी आपको कोई ज्यादा यहां दिमाग नहीं लगाना। तहसील उप तहसील इकट्ठी लिखवा रहा हूं। एक तो है यहां पर पानीपत ही, ऊपर तहसील लिखवा देता हूं। एक है मेरे दोस्त यहां पर इसराना। एक है समालखा। ठीक है। और उप तहसील लिखवा देता हूं रेड कलर में, एक है बापोली।
और एक है मतलोडा। मतलोडा। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, जुलाहे कौन होते हैं? जो हाथों से चीजों को बुनने का काम किया करते थे पहले। आजकल तो देखो सारे ही कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता कौन जुलाहा है कौन कौन है। आपस में एक दूसरों के काम लोगों ने छीन रखे हैं। सुनार का काम जाट करने लगे, ठीक है। सुनार लकड़ी का काम करने लग गए, लकड़ी वाले जो लो का काम करने लग गए, ठीक है भाई साहब। तो आजकल तो पता ही नहीं चलता, लेकिन पहले जो है ना, पता चल जाता था कि ये काम किसका है। तो ये बुनने का काम, हाथों से चीजें बुनने का काम जिनका होता था उनको जुलाहे बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जुलाहे। स्नेहा, गुरुजी आपने जिलों का सेक्स रेशो नहीं बताया, साक्षरता दर नहीं बताई। तो स्नेहा नाम की लड़की, जब मैं जनगणना पढ़ाऊंगा तो जनगणना में क्या पढ़ाऊंगा? जनगणना में गीत गाऊंगा? जनगणना में पढ़ाऊंगा ये चीज, ठीक है ना। सेक्स रेशो, जनसंख्या, साक्षरता दर, मृत्यु दर, जन्म दर, बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ठीक है। धर्म के आधार पे जनसंख्या का विभाजन, ये जनगणना में पढ़ाऊंगा। समझ में आई बात? हाँ। तो ये तो हम मोटी मोटी बातें लेके चल रहे हैं ना, कि एक बार जो है थोड़े थोड़े आंकड़े याद होंगे, एक बार थोड़े थोड़े आंकड़े याद होंगे, फिर थोड़े से और आंकड़े याद होंगे। इसी तरीके से तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना? अब मान के चलिए नदियां भी नहीं बता रहा हूं मैं कौन से जिले में कौन सी नदियां हैं। तो नदियां कहां पड़ेंगे? ड्रेनेज सिस्टम में, अपवा तंत्र जब पड़ेंगे। चलो भाई आगे हम बात करते हैं फिर विधानसभा क्षेत्र की। अब देखो विधानसभा क्षेत्र कईयों के बता देता हूं, कईयों के नहीं बताता, लेकिन जब पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र आपको बता के चलूंगा। आरक्षित 17 के 17 बता के चलूंगा, ठीक है। कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र से कौन सा विधायक आपको याद रखना है वो भी बता के चलूंगा। वो हम हरियाणा की राज्य व्यवस्था में पढ़ेंगे, तब तक कुछ विधानसभा क्षेत्र तो याद हो जाएंगे, थोड़े बहुत बच जाएंगे बच्चों, वो हम पॉलिटी में कवर कर लेंगे। इनमें एक तो है पानीपत शहरी। पानीपत नाम से दो सीट है, एक तो है पानीपत अर्बन जिसको बोलते हैं पानीपत शहरी, एक है पानीपत रूरल जिसको मेरे बच्चों बोलते हैं पानीपत ग्रामीण। पानीपत ग्रामीण, ठीक है। एक है कौन सी? इसराना। इसराना जो सीट है मेरे बच्चों ये है रिजर्व आरक्षित। एक है फिर समालखा। समालखा, ठीक है ना। तो जो ये इसराना सीट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से कृष्ण लाल पंवार बच्चों क्या है? मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, जिनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है मेरे दोस्त? खान और भूविज्ञान, माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट इनके पास है। पानीपत जो ग्रामीण है यहां से महिपाल डांडा है, तो यहां से तो बच्चों और इंपॉर्टेंट हो जाता है मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं। तो पानीपत जिले से कितने मंत्री हैं भाई साहब? दो मंत्री हैं। बिल्कुल, गौरव बोल रहा है गुरुजी आप भेदभाव करते हो, लड़कियां पूछती है तो तुरंत बता देते हो गुरुजी आप, लेकिन लड़के पूछते हैं तो गुरुजी गुस्सा हो जाओ हो। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मतलब लड़का लड़की में भी भेदभाव होने लग गया। बच्चों मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हो तुम। आगे चलिएगा, विधानसभा क्षेत्र के बाद हम बात करते हैं उद्योगों की। प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योग, उद्योग धंधे कौन कौन से हैं यहाँ पर? एक तो यहाँ पर याद रखिएगा हैंडलूम उद्योग, जो अभी हमने पढ़ा, हाथों से चीजें बहुत अच्छी अच्छी बनाई जाती हैं, हैंडलूम उद्योग है। हैंडलूम के अंदर बच्चों कौन कौन सी चीजें आ जाती है? जैसे आपका पर्दे हैं, पर्दे, ठीक है भाई, और मैट है, मैट, और भाई साहब चटाई एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें, कंबल कुंबल सारे इसमें आ जाओ हैं हैंडलूम के अंदर। लेकिन कंबल उद्योग अलग से पढ़ लेते हैं।
कंबल उद्योग क्यों? क्योंकि कंबल उद्योगों से अभी भी एक 11 जुलाई को पेपर हुआ था लुआस के अंदर हिसार में, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय सेना को सबसे ज्यादा कंबल कौन सा शहर उपलब्ध करवाता है? तो मेरे दोस्त वो अपना पानीपत शहर है। तो भारतीय सेना को 75% कंबलों का निर्यात बच्चों पानीपत करता है। कंबलों का निर्यात, ठीक है। उसके बाद के याद रखोगे, दरीर गलीचा कौन सा उद्योग? दरी व गलीचा उद्योग बच्चों यहाँ का फेमस है। और गुरुजी के है उरे पचरंगा अचार, पचरंगा अचार उद्योग है भाई साहब बहुत तगड़ा। तामे पानीपत साइड जाओगे तो वहां डाब्या बतामना पचरंगा अचार धरिया पाओगा बड़को। उसके बाद उरे है गुरुजी पेट्रो रसायन उद्योग, इसीलिए हमने इसको पेट्रोकेमिकल हब बोला। पेट्रो रसायन में क्या जाकर है, जैसे फेविकोल, फेविकोल जो जोड़ने के काम आता है। फिर मेरे दोस्त और क्या गया भाई, मोम, मोम तारकोल, ये सारे के सारे पेट्रो रसायन में काउंट होते हैं, ठीक है। ये उद्योग यहाँ का काफी पॉपुलर है। उसके बाद भाई साहब नकली सूत उद्योग, नकली सूत तैयार किया जाओ भाई साहब पानीपत के अंदर। नकली सूत उद्योग भी है गुरुजी उरे, बहुत अच्छे। इसके अलावा और कौन से उद्योग हैं गुरुजी? उरे है कृत्रिम रबड़ उद्योग, कृत्रिम रबड़ उद्योग है भाई साहब, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ और क्या है, तेल शोधक कारखाना है बच्चों, तेल शोधक कारखाना है बापोली के अंदर। तेल शोधक जो कारखाना है ये इंडियन ऑयल कंपनी का है, और इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा 1998 में बच्चों इसकी स्थापना करी गई थी। 1998 में स्थापना की गई थी, ठीक है। तेल शोधक कारखाना बच्चों, इस कारखाने के अंदर कच्चा तेल जो प्राप्त होता है वो मथुरा पाइपलाइन से प्राप्त होता है। तो मथुरा की साइड से एक पाइप आती है जिसमें कच्चा तेल आता है, और उसी तेल को बच्चों साफ कर करके हम जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर भेजने का काम करते हैं। और ये इंडियन ऑयल कंपनी की 7वीं सबसे बड़ी रिफाइनरी है बच्चों, ठीक है। तो याद रख लेना 7वीं बड़ी रिफाइनरी, ठीक है ना, बिल्कुल। ऑयल रिफाइनरी बोलते हैं बेटा इसको, ऑयल रिफाइनरी बोलते हैं इसको, मैन मेड रबड़ इंडस्ट्री बोल देंगे। अचार ने के कहा करें बच्चों इंग्लिश में? पिक्कल, हाँ, पचरंगा पिक्कल इंडस्ट्री। कंबल को ब्लैंकेट बोल देंगे बस, ठीक है। अगले नंबर पे भाई साहब आ जाता है नाम किसका? डिब्बा बंद सूखी सब्जियां। तो भाई साहब डिब्बे में बंद करके सूखी सब्जियों को विदेशों में भेजा जाता है, ये उद्योग भी यहाँ का काफी पॉपुलर है। डिब्बा बंद सूखी सब्जियां उद्योग, तो डिब्बे के अंदर बच्चों सब्जियों को फ्रोजन करके विदेशों में भेज दिया जाता है। विदेश की जो महिलाएं हैं उनके पास सब्जी छीलने का भी टाइम नहीं है बच्चों, तो तुरंत वो क्या करेंगी, पैकेट खोल लेंगी, कुकर में डाल लेंगी और पका के खा जाएंगी। लेकिन अपने इंडिया में बच्चों इस दाल का सौदा कौन चाल रहा है? क्योंकि अपना जो है ना लुगाइयां दो रटे में टेम है भाई, ठीक है। मतलब मटर छोल दी भी 5-6 यहाँ की के कर देगी, चर्चा चुगली कर देंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त पूरा टेम में टेम है, इसलिए
अपना भारत में इस डाल के उद्योग कौन चल दे, ये विदेशों के अंदर चलते हैं। तो यहां से बच्चों निर्यात किया जाता है डिब्बाबंद सूखी सब्जियां पानीपत से। उसके बाद बच्चों यहां पर किसान यूरिया खाद तैयार होता है। किसान यूरिया खाद, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उर्वरक उद्योग। एनएफएल है यहां पर, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है यहां। हाँ, अच्छा ये भाई अलग अलग है रही। एक जना छोरा जमा कसूती डाल जुटिया गुरु जी आप बाहोली में, बिल्कुल भाई बापोली जो है ना या तो है अलग, मैंने बापोली छाप दिया और बाहोली आओगा, बाहोली के अंदर है ये ठीक है भाई साहब। हाँ, बाहोली और बापोली दोनों अलग अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोमल शर्मा, बिल्कुल पानीपत के बहुत बालक जुड़ रहे हैं। जे मैं अचार का एक मात्रा नहीं लगाऊं तुरंत पानीपत वाले जो है गुरुजी मात्रा ला दो, मात्रा ला दो गुरुजी, मात्रा ला दो। अचार का डब्बा खिंड जाओगा जे मात्रा नहीं लाई तो। ले बे बच्चों, पानीपत के बालक बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं इसका मतलब बैच में। हाँ, चीनी उद्योग भी है यहाँ। चीनी उद्योग तो है ही बेटा, प्रदूषण रहित चीनी मिल की स्थापना की गई थी। शुगर यानी चीनी उद्योग डाहर गांव के अंदर, ठीक है। प्रथम प्रदूषण रहित शुगर मिल, प्रथम प्रदूषण रहित शुगर मिल डाहर गांव के अंदर। कौन सा गांव है, डाहर गांव, पानीपत, ठीक है बच्चों। अब हम चर्चा करते हैं किसकी, प्रमुख मंदिरों की। अब तुम्हें मैं मंदिरों में लेके चलता हूं, सारे के सारे बच्चे जो है ध्यान लगाएंगे भगवान की तरफ। और पहला मंदिर बड़ा तगड़ा मंदिर है भाई साहब, चुलकाना धाम। कौन सा धाम सुना था हमने, चुलकाना धाम, पानीपत वाले ने तो सुना होगा, पक्का सुना होगा, चुलकाना धाम। बच्चों ये श्याम जी को समर्पित है, श्याम जी को समर्पित है ये। ठीक है, दूसरा है भाई साहब पाथरी माता का मंदिर। मेरे बच्चों ये कहाँ है गुरुजी, पाथरी गांव में है। कौन से गांव में है, पाथरी गांव के अंदर। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे, यहां पर है सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर। सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर। मेरे दोस्त सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर जो है ना, इसको हम दादा पोता मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है। और एक मंदिर है यहां पर देवी तालाब मंदिर, पानीपत के अंदर एक मंदिर याद रखेंगे, देवी तालाब मंदिर। बच्चों पानीपत का ये जो देवी तालाब मंदिर है ना, इसका निर्माण पता है किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था मेरे लाडले बच्चों मराठा मंगल रघुनाथ जी के द्वारा। एक मराठा था बच्चों मंगलनाथ, जिन्होंने इसका निर्माण करवाने का काम किया था, याद रखोगे। हाँ, प्राचीन देवी मंदिर यही है, वो देवी तालाब मंदिर। प्रमुख मंदिरों के बाद अब चर्चा कर लेते हैं हम किसकी, प्रमुख मेलों की। तो याद रखियो मेरे बच्चों, प्रमुख मेले, मेले क्या होता है, भीड़।
मेले में तो गए होगे तुम कभी ना कभी गुरुजी, मामना पूरी जिंदगी मेले में काट दी। ये बेरा पट्टा पढ़ाई की वैल्यू का। बच्चों हम बात करेंगे तो पहला तो है मेला चुलकाना। मेला चुलकाना धाम भाई। ठीक है। दूसरा है पाथरी माता का मेला, मतलब जहां मंदिर होंगे वहां मेले तो लगेंगे ही लगेंगे। पाथरी माता का मेला ये पाथरी गांव में लगता है। सीख पाथरी गांव आप लोगों ने सुना हो। बच्चों ये पाथरी माता का जो मेला है ना, ये बताया जाता है कि 30 दिनों तक इसका आयोजन होता है। बहुत लंबा तगड़ा मेला है भाई साहब। कितने दिनों तक आयोजन होता है इसका? गुरुजी बताया जाता है 30 दिनों तक आयोजन होता है। कितने दिनों तक आयोजन? 30 दिनों तक गुरुजी इसका आयोजन होता है। दशहरा मेला भी लगा है। हाँ बताइएगा भाई। बेटा क्लास वाइज टेस्ट की कब बात हुई थी? टेस्ट ऐसे थोड़ी, आप खुद यार कोशिश किया करो ना तुम। थोड़ा बहुत तो खुद भी किया करो यार। कैसी कैसी बातें कर देते हो तुम। गुरुजी एक मंदिर और बता दो, एक मंदिर और बताऊंगा ना, टेंशन लो। तब तक यो मंदिर किसी ने बताया नहीं होगा, वो बताऊंगा एक बार तुमने। एक मेला और बता दूं। कौन सा मेला था वो, मेला भी भूल गया मैं। पाथरी माता का मेला, हाँ कलंदर शाह की मजार का मेला। एक मेला और मेरे दोस्त। कलंदर शाह की मजार का मेला। चलो तुमने एक मंदिर और मैं बता दूं, ठीक है। कि याद रखोगे कि भाई साहब एक मास्टर था जो मेले मेले पढ़ा दिया करता। चलो भाई एक मेला और बताओ गुरुजी, लिखो भाई साहब। मेले के अलावा मंदिर, मेले तो इतने हैं, मंदिर मंदिर लिखवा देता हूँ एक दो और। जैसे एक मंदिर तो हमने सुना नहीं होगा। कौन सा है भाई साहब? हाँ, डेरा बाबा जोध सचियार धाम। गुरुजी यू के लिखवा दिया। भाई साहब नु सोच लो, तो हमने भी नहीं बेरा होगा पानी पताड़ो। डेरा बाबा जोध सचियार, याद रख लियो तुम, ठीक है ना। तो याद रखेंगे डेरा बाबा जोध सचियार कहाँ है? पानीपत के अंदर है, पानीपत के अंदर है, ठीक है ना। गुरुजी एक और बता दो। बच्चों पानीपत का जो गांव है सीख पाथरी, सीख पाथरी के बॉर्डर के ऊपर भी एक तीर्थ है। उसको बोलते हैं अरंतुक यक्ष मंदिर। ले बाबा को इसे से मंदिर तर तक किसने पढ़ाए है नु बताओ। हम कसम खा जो जे तर तक किसी ने यह मंदिर पढ़ाए हो आज तक। चाहे हमें कितने पढ़ के आए हो धरती के ऊपर, अरंतुक यक्ष मंदिर। मेरे बच्चों इसको त्रिखु तीर्थ भी कहा जाता है। और जिस दिन ये पेपर में आ गया नु सोच लो कच्चे से कट जाओगे। एक के क्वेश्चन बच्चों लाखों बच्चों को साफ कर देगा, ठीक है ना। तो अरंतुक यक्ष मंदिर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। शानदार, जबरदस्त भाई। कर दोगे काम? कर देंगे गुरुजी। ठीक है। अच्छा मारा घर के पिछली गली में है गुरुजी। भाई बिल्कुल देखो, पानी पताने तो बेरा होना चाहिए। बाकियां की बात हो रही है यार। जैसे एक मंदिर और मेरे याद है, प्रेम मंदिर। एक मंदिर और लिख लो, प्रेम मंदिर। हिव जे तमें मना घना तंग करोगे तो मैं घने मंदिर लिखवा दूंगा फिर तारा बात काबू नहीं आओगी। जे तमें भी नु करोगे गुरुजी, एक और एक और एक और लिख लो, वर रामचंद्र जी का मंदिर। देखो तो हमें मना जित पढ़ाने दो ना, तो मेरे दिमाग के फिर द्वार खुल जाओ हैं। और दिमाग के द्वार खुलेंगे तभी तो बच्चों मेरे दिमाग में बात आऊंगी।
लेकिन कई बालक जो है ना भाई, एक आधा ऐसा कमेंट करेगा क्लास शुरू होने दे, मतलब बाट देखा है कोई मास्टर लाइव आवा है और मैं इसी बात कहूं कि भाई साहब फिर मास्टर के दिमाग की दही कर दूं, ठीक है। तो बालको तो हमेशा से काम ना कराया करो, तो हमें दिमाग के द्वार खुलन दिया करो एक बार, तो हमें क्लास 20-25 मिनट आका बढ़न दिया करो, फिर मेरे दोस्त इंजन गर्म हो जाओ है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी को किसने बनवाया था? ये मराठा ने बनवाया था भाई, मराठा सिंधिया के द्वारा। कई बालक तो बस नू आंगली धरे हो है कि भाई एक बार क्लास शुरू हो लेने दे, मास्टर ना छेड़ के मैं तो मोबाइल बंद करके सो जाऊंगा, आप पे भूखे जाओगा मास्टर, ठीक है। अपना तो काम था मास्टर छेड़न का, वो दिया अपा ना छेड़। याद रखोगे बच्चों? बस इतने से मंदिर याद रख लेना, काम चल जाएगा। हम्म। आगे बैठे फिर चलेगा भाई। प्रमुख मंदिर के बाद मेले पढ़ लिए, मेलों के बाद अब हम बात करेंगे किसकी गुरुजी? शिक्षा और संस्थान की। बिना शिक्षा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, और शिक्षा लेने के लिए संस्थानों में तो चलना पड़ेगा। आ जाओ फिर संस्थानों में घुमाता हूं तुम्हें। लिखिएगा शिक्षा और संस्थान। बच्चों शिक्षा और संस्थान में एक तो यहां पर है जवाहर नवोदय विद्यालय, यूनिवर्सिटी तो यहां पर है ही नहीं। एक तो है जवाहर नवोदय विद्यालय। बच्चों कौन से गांव के अंदर बना हुआ है ये? नौलत्था गांव के अंदर, पानीपत जिले का गांव है नौलत्था, ठीक है। हम बात करेंगे यहां पर एक है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय। गुरुजी यहाँ पर किस चीज की पढ़ाई होती है? मेरे बच्चों यहाँ पढ़ाई होती है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो। गुरुजी वो तो हमें करवा देंगे, तो हमें तो करवाओगे भाई साहब, और डालता है पूरा जो है ना, मेडिटेशन करवाया जाता है, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाया जाता है। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय, ये पानीपत के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई दिव्यांग आवासीय विद्यालय। ठीक है, दिव्यांग आवासीय विद्यालय। वो माता प्रकाश कौर के नाम से है, मूक बधिर और वाणी विकलांग के अंदर, ठीक है ना। वाणी विकलांग के अंदर यानी कि वो तो जो बोल नहीं पाते सुन नहीं पाते उनके लिए है करनाल में तो। और ये जो दिव्यांग है ना, ये शरीर के मतलब भाई किसी के एक टांग नहीं है, किसी के एक हाथ नहीं है, इस प्रकार के बच्चों को वहां हॉस्टल में ही, जहां हॉस्टल होता है उसी को तो आवासीय बोलते हैं। सर क्लियर नहीं आ रहा बेटा, क्लियर आ रहा है? मेरे को तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है यार, मेरा फोन भी साथ में ही चल रहा है। गुरुजी स्क्रीन ब्लर होगी बेटा, कहाँ ब्लर होगी? देखो ऐसे बाय बाय करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं तुम्हें? शिक्षा व संस्थान के बाद बात करते हैं किसकी? सर जी पर्यटन स्थलों की। आ जाओ भाई। यहां पर हम सबसे पहले पर्यटन स्थलों में अलग अलग पढ़ा देता हूं, फिर तो हमने दिक्कत आओगी नहीं तो। एक बार दरगाह पढ़ लेते हैं, प्रसिद्ध दरगाह और मकबरे। क्योंकि पानीपत के अंदर दरगाह और मकबरे अच्छी संख्या में हैं। सबसे पहले याद रखेंगे आप हाली की दरगाह, हाली की दरगाह बच्चों ये पानीपत में है। फिर याद रखेंगे बू अली कलंदर शाह की दरगाह,
बू अली कलंदर शाह की दरगाह, ये भी कहाँ है? पानीपत में। बच्चों फिर याद रखेंगे आप लोग किसके बारे में? हम्म सैयद रोशन अली की दरगाह। फिर याद रखेंगे सैयद रोशन अली की दरगाह। बच्चों सैयद रोशन अली की जो दरगाह है, ये हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल के रहे। मिलजुल के तो रह लें, लेकिन रहने तो कौन देंदे? ठीक है भाई साहब, राजनेता जो आपस में भिड़ाए जावे हैं और आपे पागल हाँ आपस में भिड़े जावा हाँ। ठीक है बच्चों, सैयद रोशन अली की दरगाह। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मकबरों की। जैसे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मकबरा है इब्राहिम लोदी का मकबरा। बाबर ने ही बनवाया था बच्चों। इब्राहिम लोदी युद्ध मैदान में मारा गया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी का मकबरा, लेकिन बनवाया किसने था? बनवाया था गुरुजी बाबर ने। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी युद्ध मैदान में मारा जाता है। बच्चों यहाँ पर फिर एक मस्जिद भी याद रख लेना, जामा मस्जिद। हमने नू में भी पढ़ी थी जामा मस्जिद, पानीपत में भी है जामा मस्जिद। मेरे दोस्त इसके बाद हम चर्चा करें, यहाँ पर एक और मस्जिद है जिसका नाम है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद। बच्चों काबुली जो है ये पत्नी थी किसकी? गुरुजी बाबर की। और बाबर ने अपनी पत्नी के नाम पर यहाँ एक मस्जिद बनवाने का काम किया था। तो याद रखना है, निर्माण जो है मेरे दोस्त वो बाबर के द्वारा। निर्माण जो है वो किसके द्वारा? गुरुजी बाबर के द्वारा। और काबुली बाग मस्जिद जो है ये हरियाणा में सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत मानी गई है। हरियाणा में सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत। ठीक है मेरे बच्चों। गुरुजी ये पेपर में भी आया हुआ है, तो बेटा पेपर में आऊंगे इसलिए तो पढ़ाऊं हूं। और ये कोथड़ी में आऊंगे नु बता? पेपर में आऊंगे सारे के सारे जो भी पढ़ा रहा हूं, और किस लिए पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें? अच्छा तारीफ तक यह है, समझ में को नहीं आई थी कि यहाँ आवे कित गए? पेपर में आऊंगे भाई ये। ठीक है। ठीक है, तो अब तक तारा यह बात समझ में कौन थी कि आवा कित गए हैं? गए थे मेरे भाई, तो हमें जो है ना सीरियस को नहीं हो रहे थे, है ना? ये पेपर में आऊंगे, ये पेपर में आयोडे हैं, आगे भी पेपर में आऊंगे। कोई भी चीज होगी कॉपी खोल के देख लियो मेरे दोस्त, सारी कॉपी मतलब वो क्वेश्चन पक्का पेपर में छपया पावे पाओगा। ठीक है। गुरुजी दरगाह और मकबरे में क्या फर्क होता है? दरगाह तो होता है एक तरीके से पूजनीय स्थान। मान के चलिएगा कि कोई मुस्लिम संत हुआ और वो मुस्लिम संत आपा ने किते बुला लिया गामा में। ठीक है, गाम में वो मुस्लिम संत जित बैठ के लोगों ने प्रवचन देंदा होगा, बढ़िया बढ़िया बात बतांदा होगा। उसके जाने के बाद लोगों ने वहां क्या कर दिया, ईंट आट बच्चों
दरके एक बढ़िया सी चीज बना दी वह उरा जो है ना गुरु जी के पैर धरे गए थे। और यू जो स्थान है यू पवित्र है और इसना हमें पूजना शुरू कर दिया। नो मान लो उरे गुरु जी डेली बैठा पाओगा जुकर पलाथी मार के गुरु जी आज आपने बैठ के सत्संग दे के गए हैं। भविष्य में एक ऐसी ही धारणा बन जाती है कि गुरु जी उरे बैठे हैं पलाथी मार के, तो उस जगह ने जब आप पूजना शुरू कर देंगे उसने दरगाह बोल देंगे। आई बाजो किस पे? मकबरा पे। मकबरा क्यों आग्रह है कि कोई भी मुस्लिम आदमी टपक गया, टपकन का मतलब मर गया, मरने के बाद क्या करेंगे उसने जड़ावा थोड़ी गए, जड़ावा तो हिंदू धर्म वाले हैं, मुसलमान क्या क्या करें उसने धरती में दाब्या करे हैं, एक खड्डा खोद देंगे, ठीक है, जिसने कब्र बोलेंगे, और कब्र के अंदर भाई साहब उसने दफना देंगे, और फिर कब्र के ऊपर एक भवन खड़ा कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, एक भवन खड़ा, और वो भवन उस आदमी की याद दिलाता रहेगा कि हमने यू आदमी उरा गाड्या था, मतलब उरा दाब्या था, ठीक है, उरा दफनाया था, तो बच्चों उसने कह देंगे मकबरा। जैसे ताजमहल क्या है, दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा है। क्यों? क्योंकि शाहजहां ने बच्चों अपनी जो बीवी है वह कित दाबी थी, जरा ताजमहल बन रहा है ओड़ा दाबी थी। याद रखोगे? हाँ, ताजमहल बेटा एक मकबरा है, और ताजमहल के होटल है, तुमने बताओ ना कोई डब्बा। एक जना ने कहा गुरु जी ताजमहल क्या मकबरा है? तो मकबरा ही तो है ताजमहल। जिद आपा ने मुमताज ओढ़ दाब दी तो मकबरा है। उसके बाद आगे आ जाओ, एक दो मकबरा और तामना मैं बता दूं, गिनती तो सही होगी। हाँ, मुकर्रब खान का मकबरा, एक ये भी याद रख लेना, मुकर्रब खान का मकबरा, ये भी कहाँ है? पानीपत में है। मुकर्रब खान का मकबरा मेरे दोस्त कहाँ है? गुरुजी पानीपत में है। ठीक है भाई। गुरुजी 70 नंबर का स्कोर कैसे ले ग्रुप डी में? निशा नाम की लड़की पूछ रही है। गुड़िया 70 नंबर का स्कोर कुकर आया होगा, सोच के बताऊंगा। एक रास्ता तो देखो पढ़न का है, जुकर पढ़ाने लग रहा हूँ इसमें बढ़िया डाल पढ़ दे रहो, ठीक है। एक रास्ता भक्ति का, मतलब दो तीन बिटोड़िया के मतलब गोस्से काट गया, छैत पे उन्नत जचा, ठीक है, चारों दिशा में एक एक मंडी ला, और बीच में तपस्या करनी शुरू कर दे गोस्या के बीच में, ठीक है ना। गोस्या के बीच में इसी गर्मी में जो तप जाएगी तो नु सोच ले 70 नंबर को नहीं, उस तो ऊपर का ज्ञान भी बुद्धि के अंदर भर जाओगा अपने। तो दो ये मेथड है, या तो आध्यात्मिक रास्ता और एक पढ़ाई का रास्ता। गुरु जी मैं तो इब्बे जाऊं बिटोड़िया खानी, इब्बे ले आऊं गोस्से, सॉरी पढ़ ले कुछ नहीं दे रहा इन बात में, ठीक है। हाँ, तपन तपन की जरूरत को नहीं है, बस तामने गल्ला गल्ला मेरा चलना है, जुकर जुकर में पढ़ाऊं तामने नुए पढ़ दे जाना है, और कोई माध्यम नहीं है। 70 तो ऊपर भी ज्यादा नंबर आऊंगे, पढ़न दे बस। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे गुरु जी। आगे आ जाओ फिर। एक और मकबरा था, मैं बता दूं, सालार फकरुद्दीन। भाई साहब इनके तो नाम भी बहुत खतरनाक है यार। मारले बाबे ठीक है, कोई बालकनाथ, कोई चांदनाथ, कोई गोरखनाथ, कोई चुरंगीनाथ। सालार फकरुद्दीन व शेख जमाला, वाह भाई वाह लाला, शेख जमाला, शेख जमाला का मकबरा, ये भी कहाँ है लाडले बच्चों? गुरुजी पानीपत में है, पानीपत के अंदर है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक और दरगाह मेरे याद आ गई, शेख अनामुल्ला की दरगाह। देखो तो अम्मा ने पढ़ाने दोगे ना तो नरी दरगाह याद आ जाऊंगी दिमाग में, दिमाग के द्वार खुले पास मेरे दोस्त, काबू को नहीं आंदा मैं, बस इतना नहीं खुलते, इतने तो हमें थोड़ा सा मैंने परेशान करो हो। शेख अनामुल्ला की दरगाह, तो एक बार दिमाग के द्वार खोलने दिया करो दामे, ठीक है। फिर तारा है एक नंबर नंबर के दिमाग में बेजा में फिट करता जाऊंगा मैं, ये दरगाह मकबरे मस्जिद गुरुद्वारे। तो शेख अनामुल्ला की दरगाह याद रखोगे, तो बस इतने दरगाह और इतने मकबरे याद रख लेने हैं।
ये बच्चों आप पे बात करांगे अन्य पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल मेरे दोस्त, हम बात करेंगे पर्यटन स्थलों में, तो पहले यहां पर एक झील है। हाली के नाम से हमने क्या पढ़ी? दरगाह। तो हाली झील भी है बच्चों, हाली झील है पानीपत में। उसके बाद पानीपत में एक गेट है, सालारगंज गेट बोलते हैं इसको। हैदराबाद का कोई व्यक्ति था जिसने हैदराबाद के शासक के नाम पर यहाँ एक गेट बनवाया जिसको सालारगंज गेट बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ और क्या है पर्यटन स्थलों में। यहाँ पर भाई साहब स्काई लारक, पक्षियों के नाम पर भी पर्यटन स्थल है, स्काई लारक। और स्काई लारक जो पर्यटन स्थल है वो आपका पानीपत में है। चौथा नंबर पर आ जाए भाई ब्लूजे, ब्लूजे पर्यटन स्थल। तो मेरे दोस्त ब्लूजे नाम का जो पर्यटन स्थल है ये समालखा में है। ब्लूजे कहाँ है? समालखा के अंदर है। तो आज के लिए इतना सा ही करें, बाकी मिलेंगे बच्चों कल की क्लास में। पानीपत को हम कल की क्लास में फिर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ के व्यक्तित्व को पढ़ेंगे और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की मेरे दोस्त शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलेगा बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।